Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 14th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to continue the topic of the atmosphere. In the previous video, we have discussed about the evolution of the atmosphere and the basic components of the atmosphere like the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, neon and the ozone. And in this lecture, we will be talking about the different layers like the troposphere, stratosphere, mesosphere and the thermosphere. We will also be talking about the temperatures, solstice and equinox, diurnal temperature, thermal inversion, normal lapse rate and the greenhouse effect. But before that, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Write down the process of the evolution of the atmosphere. Which gas is responsible for the combustion of the fossil fuels? Which gas is responsible for controlling the fire? And which gas is imparting blue color to the sky? If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the diurnal temperature. It is basically the temperature difference between the day and the night of a given area. The area may be a city, a state, a nation or the entire planet. तो गाइस डायurnal टेम्परेचर बेसिकली किसी भी लेवल पर कैलकुलेट किया जा सकता है इवन एट द डिफरेंट बायोम लेवल। लेकिन गाइस डायurnal टेम्परेचर बेसिकली पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि गाइस डायurnal टेम्परेचर बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस बना देता है हमारे लिए। क्योंकि गाइस कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि स्किनोथर्मल होती हैं, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को सहन नहीं कर पाती एंड एज अ रिजल्ट वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर डायurnal टेम्परेचर हो तो ऐसी स्पीशीज़ भी आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं। तो गाइज हमारे अर्थ का डायurnal टेम्परेचर बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द मून एंड द मर्करी। इसका मतलब रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन गाइज दिन में तो सन ओवरहेड होता है एंड उस टाइम सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट होती हुई। लेकिन रात में जब सन ओवरहेड नहीं होता तो हमारा अर्थ बन जाता है हीट सोर्स एंड वो रेडिएशंस को एमिट बैक करना शुरू करता है जिन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। लेकिन उनकी एनर्जी कम होने के कारण उन्हें लॉन्ग वेव्स बोला जाता है। एंड गाइस हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड द फ्लोरोकार्बन्स। तो गाइस ये बेसिकली क्या करती हैं? दे आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट टू द सोलर रेडिएशंस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का रात का टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता जितना उसे एक्चुअली होना चाहिए क्योंकि सन ओवरहेड नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायurnal टेम्परेचर अर्थ का बहुत फेवरेबल है क्योंकि बेसिकली इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जो कि सोलर रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस पर आने देती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को रात में कैप्चर कर लेती हैं, जिसकी वजह से रात में टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता जितना कि उसे एक्चुअली होना चाहिए। तो गाइज अगर हम लोग डिफरेंट बायोम्स की बात करें जैसे कि हमारा टेक्नो इकोसिस्टम जहाँ पर बहुत व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का डायurnal टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमारे डेजर्ट एरियाज हैं, ना जहाँ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं, ना इंडस्ट्रीज होती हैं और ना ही व्हीकल्स चलते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन भी बहुत कम होती है एंड एज अ रिजल्ट सोलर रेडिएशंस भी हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रात को बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है एंड दिन का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि गाइस हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मच लेस देन एज कम्पेयर टू द वाटर, जिसका मतलब लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी हो जाती है ठंडी। उसके बाद गाइस मून एंड मरकरी का डायurnal टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है और कोई भी ऐसी रेडिएशंस नहीं है जो कि बेसिकली कैप्चर हो पाएंगी इन ग्रीन हाउस गैसेज में।
तो गाइस होता क्या है कि दिन में जब सन ओवरहेड होता है तो मर्करी और मून का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, एंड रात में जब सन ओवरहेड नहीं होता तो इनका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मून और मर्करी का डायurnal टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ। नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर, गाइस हमने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखा था कि जिस भी लैटिट्यूड पर हमारी सन की रेज डायरेक्टली फॉल करें उसे थर्मल इक्वेटर बोला जाता है। जो हमारा नॉर्मल इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर बोला जाता है। उसके बाद जो हमारी दो और बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि प्रेजेंट है 23.5 डिग्री साउथ पर। सो गाइस जो हमारी सन की रेडिएशंस हैं वो बेसिकली इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ पर ही हमेशा पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसे ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। एंड यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जो सन रेज हैं वो लिमिटिंग होती हैं, ना वाटर लिमिटिंग है, एंड इवन यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन गाइस साल में बेसिकली 3 थर्मल इक्वेटर्स हम लोग देख सकते हैं। 2 बार तो हमारी सन की रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड जाने की हमारे इक्वेटर पर ही पड़ती हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर ही उस टाइम थर्मल इक्वेटर बन जाता है। गाइज इस टाइम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम या फिर स्प्रिंग होता है, एंड उसे बेसिकली बोला जाता है इक्विनॉक्स। क्योंकि बेसिकली गाइज जब सन की रेडिएशंस हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ती हैं तो लेंथ ऑफ द डे बिकम्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द नाइट, दैट्स व्हाई दैट डे इज नोन एज द इक्विनॉक्स। तो गाइज ये बेसिकली हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ द लैंड इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो गाइज जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है जाने की मार्च में, तब 21 मार्च को होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जब बहुत फेवरेबल टेम्परेचर होता है, लेंथ ऑफ द डे इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द नाइट होती है। एंड दूसरी बार होता है ऑटम इक्विनॉक्स जो कि बेसिकली होता है सितंबर में, दैट इज ऑन द 23 सितंबर, एंड उस दिन भी टेम्परेचर बहुत फेवरेबल होता है। वो बेसिकली एक ट्रांजिशनल सीजन होता है फ्रॉम समर टू द विंटर, एंड उस टाइम भी लेंथ ऑफ द डे बिकम्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द नाइट। नाउ कमिंग टू द सोल्स्टिटाइज, तो गाइस बेसिकली जब सन की रेज डायरेक्टली हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी तो उसे बोला जाता है समर सोल्स्टिटाइज, क्योंकि उस टाइम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है गर्मी। एंड इस दिन बेसिकली गाइस क्या होता है कि हमारा दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है, एंड ये होता है हमारा 21 जून को। तो गाइज ये ही रीजन है क्यों हमारे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं एंड रात में दिन हो जाते हैं छोटे। तो गाइज 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जब हमारी सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बन जाएगा थर्मल इक्वेटर। इस दिन हमारा जो दिन है वो सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होगी, जिसे बोलेंगे समर सोल्स्टिटाइज, एंड ये होता है हमारा 21 जून को। उसके बाद आता है हमारा विंटर सोल्स्टिटाइज, जब हमारी सन की रेज डायरेक्टली 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी। इस टाइम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी ठंड और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी गर्मी। तो गाइस इस दिन क्या होगा कि हमारी रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होगा, एंड ये बेसिकली होता है 22 दिसंबर को, जिस दिन हमारी रात सबसे लंबी हो जाती है एंड दिन हो जाता है सबसे छोटा। तो गाइस अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा कि क्यों गर्मियों में हमारे दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं, जबकि सर्दियों में रात लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग इक्विनॉक्स था हमारा 21 मार्च को, ऑटम इक्विनॉक्स था 23 सितंबर को, समर सोल्स्टिटाइज है 21 जून और विंटर सोल्स्टिटाइज है हमारा 22 दिसंबर को। Now let's talk about the troposphere, which is basically the lowermost layer of the atmosphere, which extends from the Earth's surface to 14.5 kilometer above the Earth's surface. तो गाइस हमें पता है कि एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सरफेस पर हेल्ड क्यों है, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस पर, एंड वो डिक्रीज होता है अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे जाएं। तो गाइज इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली हमारी लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में है मैक्सिमम वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर।
उसके बाद गाइज ये चीज है कि इसे बोला जाता है फ्रिक्शन लेयर। इसे फ्रिक्शन लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ट्रीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज सब कुछ प्रेजेंट है। इसलिए जो भी इस लेयर में गैसेस प्रेजेंट है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रैकल आ जाता है। इवन आपको पता है कि जो हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो नियरली 8848 मीटर्स है। तो गैस बेसिकली वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही आएगा एंड जो गैसेस हमारे माउंट एवरेस्ट के पास से पास करने की कोशिश करेंगी तो बेसिकली उन्हें ऑब्स्ट्रैकल का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इस लेयर को बोला जाता है फ्रिक्शन लेयर। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी हमारे क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स होते हैं वो बेसिकली इसी लेयर में होते हैं, क्योंकि जो हमारे बेसिक फिनोमिनन्स हैं वो है विंड भी ट्रोपोस्फेयर में ब्लो करती है। उसके बाद हमारे ओशनिक करंट्स वो भी यहाँ पर होते हैं। उसके बाद है हमारे क्लाउड्स जिनकी वजह से होती है प्रेसिपिटेशन, वो भी क्लाउड्स हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। गाइस जो एक सबसे बड़ी हमारी परसेप्शन होती है वो ये होती है कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन है उसे रेनफॉल बोलते हैं, लेकिन गाइस नहीं, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वाटर का अर्थ के सरफेस पर आना किसी भी फॉर्म में, हेलस्टोन में, रेनफॉल में या फिर स्नोफॉल में। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन भी ट्रोपोस्फेयर में होती है, विंड्स भी यहीं पर ब्लो करती हैं, ओशियनिक करंट्स, हमारे टाइडल करंट्स सब कुछ हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। नाउ कमिंग टू द टर्बुलेंस। गाइस आपको पता है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ही कम। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे गर्म होता है एंड उतनी ही धीरे धीरे वो होता है ठंडा। गाइस स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है amount of heat which is required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree। इसका मतलब हमारी लैंड की स्पेसिफिक हीट अगर कम है तो इसका मतलब लैंड जल्दी गर्म होगी एंड जल्दी होगी ठंडी। तो इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि दिन में जब लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो हमारी विंड्स फ्रॉम द सीज स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड एंड उसे बोलते हैं सी ब्रीज। एंड रात में रिवर्स प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है लैंड ब्रीज। तो इससे बेसिकली टर्बुलेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ कमिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाइज यू वेरी वेल नो कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन आज आपको ये भी बात पता चल गई कि वो बेसिकली प्रेजेंट है लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर में। सो गाइज हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बेसिकली हमारे अर्थ को गर्म करती हैं। तो गाइज क्या इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट हैं या फिर इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं? गाइज इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि गाइज आपको पता है कि कुछ हमारी जो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, फ्लोरोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो गाइज ये बेसिकली करती क्या है कि ये हमारी जो सोलर रेडिएशंस हैं उन्हें हमारे अर्थ के सरफेस पर आने देती हैं, उन्हें खुद से ट्रांसपेरेंटली पेनिट्रेट होने देती हैं, लेकिन हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को बेसिकली अर्थ से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारे रात का टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता जितना उसे एक्चुअली होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक पॉजिटिव इफेक्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज द डायर्नल टेम्परेचर। तो गाइस अभी क्वेश्चन ये है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला जाता है? गाइस क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हाई लैटिट्यूड एरियाज में यूज की जाती थी जहां पर जो हमारी सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्पर्स्ड होती हैं, दैट इज एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, जहां पर अच्छे से वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती, जैसे कि हमारा वहां पर होता है तुंद्रा बायोम, जो जहां पर कि बहुत ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो हमारी सन रेज हैं, सनलाइट है, वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की गई कि यहाँ पर ग्लास हाउसेस बना दिए गए जिनमें बेसिकली प्लांट्स को ग्रो किया। तो जो ये ग्लास हाउसेस थे, जो ये हमारी जो सोलर रेडिएशन थी उनके लिए ट्रांसपेरेंट थे, मतलब सोलर रेडिएशन इस ग्लास हाउस में आ सकती थी लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। इसका मतलब जो भी इंसोलेशन एक बार इस ग्रीन हाउस में आ गई वो बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए वो जो सनलाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह जाता हमारे हाई लैटिट्यूड एरियाज में। एंड बेसिकली अगर इंसोलेशन होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी फेवरेबल हो जाएगा हमारी वेजिटेशन के ग्रो करने के लिए, इसलिए हाई लैटिट्यूड एरियाज में ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज किया जाता है वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए।
जैसे कि इस घर में बेसिकली हमारे ग्रीन प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसे हमने बोल दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद गाइज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी गाड़ी को धूप में पार्क कर दिया एंड आप कुछ टाइम बाद गाड़ी में एंटर करेंगे, तो आपकी कार के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि कार के पास भी तो ग्लास विंडोज हैं, जिनमें से सोलर रेडिएशंस एक बार अंदर आएंगी, कार उन्हें एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जब वो एमिट बैक करेंगी तो वो ये ग्लास वॉल्स से बाहर नहीं जा पाएंगी। इसका मतलब वो कैप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे कार का इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग अबाउट द ट्रोपोस्फियर। गाइज आपको पता है कि वाटर वेपर्स हैवी होते हैं, तो वो बेसिकली ऊपर ज्यादा नहीं जा पाते एंड वो हमारे ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी हमारी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स है, ना तो ये स्ट्रेटोस्फियर में जा पाएंगे, ना ही मीजोस्फियर में और ना ही थर्मोस्फियर में। तो बेसिकली ये हमारे ट्रोपोस्फियर में ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेशन है, वो सब कुछ यहीं पर होगा। उसके बाद गाइस हमने पढ़ा हुआ है कि ओजोनोस्फीयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन गाइस एक्चुअली ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ओजोन हमारे ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, इसे बेसिकली ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है एंड इवन इसे बैड ओजोन भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ। तो इसकी वजह से गाइस इसे बैड ओजोन बोला जाता है एंड इसे मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट्स में। उसके बाद गाइज आपको पता है कि विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज करता है हमारे ट्रोपोस्फियर में, जिसकी वजह से जहां पर हमारा ट्रोपोस्फियर खत्म होता है वहां पर मिनिमम टेम्परेचर होता है एंड उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रोपोपॉज। लेकिन गाइज मीजोस्फियर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी बन जाती है, जिसे बेसिकली ट्रोपोपॉज बोला जाता है एंड इसी की वजह से गाइस क्या होता है कि हमारे वाटर वेपर्स इस ट्रोपोपॉज से बाहर नहीं जा पाते, इसलिए ये हमारे ट्रोपोस्फियर में ही रह जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज करता है विद हाइट, क्योंकि जो हीट सोर्स है वो हमारी अर्थ है एंड जैसे जैसे हम लोग हीट सोर्स से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि गाइज अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर के पास अपना हाथ रखें तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग 1 मीटर अपना हाथ ऊपर ले जाएं तो कंपैरेटिवली वहां पर टेम्परेचर कम होता है। ऐसा ही कुछ हमारे ट्रोपोस्फियर में है। अर्थ का सरफेस हीट सोर्स है, जैसे जैसे हीट सोर्स से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है एंड हर किलोमीटर पर नियरली 6.5 डिग्रीज का फॉल होता है। मतलब 6.5 डिग्रीज टेम्परेचर कम हो जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, और इसे बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। तो गाइस बेसिकली अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 13 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड गाइज हमने देखा कि मिनिमम टेम्परेचर प्रेजेंट है ट्रोपोपॉज पे एंड वहां पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है हमारे ट्रोपोपॉज में और हमारे स्ट्रेटोस्फियर में। मतलब ट्रोपोपॉज इज बेसिकली द डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर एंड यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर नहीं जाते, इसलिए ये कन्फाइंड हो जाते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है हमारे ट्रोपोस्फियर में। नाउ कमिंग टू द थिंग इज गाइज कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वो बेसिकली हर जगह पर सेम नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज हमने बहुत सारे इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि टेक्नो इकोसिस्टम, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा टेक्नो इकोसिस्टम है वहाँ के ट्रोपोस्फियर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे कि हमारे डेजर्ट बायोम्स हैं जहाँ पर ना कोई इंडस्ट्रीज हैं ना ही कोई व्हीकल्स, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जो फ्लूइड है वो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जाता है। मतलब जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा है वो मूव करेंगी वहां पर जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी ट्रोपोस्फियर में। एंड गाइज यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट भी होती है, क्योंकि गाइज जब हमारा अर्थ का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है तो वहाँ की एयर ऊपर उठती है एंड ऊपर से जो कोल्ड एयर होती है वो उसे फिलअप करने के लिए नीचे आ जाती है।
तो हमने देखा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है एंड यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट भी है। तो गाइस हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है एंड हमें ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड हमारे अर्थ की शेप है जियोइड, जिसकी वजह से इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोल्स, जिसकी वजह से क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट इक्वेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू द पोल्स। इसका मतलब हमारा इक्वेटर अच्छे से एटमॉस्फेयर को उतना हेल्ड नहीं कर पाएगा जितना कि हमारे पोल्स कर पाएंगे और इसी की वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट बढ़ जाती है इक्वेटर पर एज कंपेयर टू द पोल्स। पोल्स पर जो ट्रोपोस्फेयर है वो ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फेयर विच इज प्रेजेंट एट द इक्वेटर। Now coming to the second layer of the atmosphere, that is the stratosphere, which basically extends from 14.5 kilometers to 50 kilometers. जैसे कि हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है 14.5 किलोमीटर्स पर, तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर वहां से शुरू होकर 50 किलोमीटर्स पर एंड अप हो जाता है। गाइस स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली हमारी ओजोनोस्फेयर प्रेजेंट होती है, गुड ओजोन प्रेजेंट होती है जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। गाइस यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं क्योंकि ये हमारे में स्किन कैंसर दे सकती हैं, हमारी आईज को हर्ट कर सकती हैं एंड इवन प्रोड्यूसर्स भी उनका क्लोरोफिल खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बेसिकली हो जाती है डिक्रीज। गाइस हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर को हमने फ्रिक्शन लेयर बोला था क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स, माउंटेन्स सब कुछ प्रेजेंट था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट है ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कोई टर्बुलेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स सब कुछ यहीं पर उड़ाए जाते हैं एंड हमारे ट्रोपोस्फेयर में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद गाइज एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही, जिसे बेसिकली बोला जाता है ओजोनोस्फेयर। गाइस ओजोन प्रेजेंट है इसलिए ओजोनोस्फेयर हो गई, एटमॉस्फेयर का पार्ट है इसलिए हमने इसको ओजोनोस्फेयर बोल दिया है। तो गाइस ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। अभी यूवी रेडिएशन हमारी सोलर रेडिएशंस के साथ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, लेकिन गाइस ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। यूवी ए मतलब अच्छे वाली यूवी रेडिएशंस जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इसलिए हमारी ओजोन लेयर बेसिकली इसे हम तक आने देती है। उसके बाद है यूवी बी, बी मतलब बुरे वाली, मतलब ये 50% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं हमारी ओजोनोस्फीयर से, मतलब ये थोड़ी सी बुरी हैं। उसके बाद है यूवी सी, क्रिटिकल, मतलब ये तो भयानक ही है, इसलिए 90% रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इन्हें हमारा ओजोनोस्फीयर and hence we are protected from the harmful UV radiations coming from the sun because of the ozonosphere। अभी गाइस क्वेश्चन ये है कि ओजोनोस्फेयर बनता कैसे है। ये बेसिकली तब बनता है जब हमारी यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती हैं, उनकी बेसिकली आयोनाइजेशन होती है तो वो O2 से O3 बन जाते हैं एंड O3 को ही ओजोन बोला जाता है। इसका मतलब हमारी यूवी रेडिएशंस खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हैं क्योंकि वो बेसिकली ऐसी लेयर बना देती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती हैं एंड उन्हें हमारे अर्थ के सरफेस पर नहीं आने देती। नाउ गाइस कमिंग टू द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आखिर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि गाइस जब हमारी ओजोनोस्फीयर इन यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है तो कुछ यूवी रेडिएशंस हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी रेडिएशंस कहीं पर एब्जॉर्ब होंगी तो उसमें कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए गाइस हमारा ट्रोपोपॉज बनता है हमारे ट्रोपोस्फीयर में और हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। नाउ कमिंग टू द थिंग इसकी गाइस यहाँ पर वाटर वेपर्स वैसे तो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ जो ढीठ वाटर वेपर्स थे वो ट्रोपोपॉज को भी क्रॉस करके हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गए एंड वो क्लाउड्स बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है नेक्रियस क्लाउड्स। दीज आर बेसिकली द नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स, मतलब इनकी वजह से ना रेनफॉल होगी, ना हेलस्टोन होगा और ना ही हमारी स्नोफॉल होगी। एंड इनका एक दूसरा नाम है जिन्हें बोला जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड दीज आर द नेक्रियस क्लाउड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो गाइस बेसिकली यही चीज पढ़ाई जाती है कि क्लाउड सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होता है,
लेकिन गाइज ये बिल्कुल गलत है। कुछ क्लाउड्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर एंड कुछ क्लाउड्स हमारे मीजोस्फेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाले क्लाउड्स को नैक्रियस क्लाउड्स और हमने बोला पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। उसके बाद बात करते हैं थर्मल इन्वर्जन के बारे में। गाइस थर्मल मतलब टेम्परेचर, इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी टेम्परेचर कम होता जा रहा था। अभी थर्मल इन्वर्जन का मतलब कि विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये ही चीज होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन है। एंड गाइस हमने देखा था कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी यूवी रेडिएशंस हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो गाइस वो अनइवनली एब्जॉर्ब होती हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि उसका टेम्परेचर होता है 49 या फिर 50 किलोमीटर्स पर। दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। एंड गाइस ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रिवर्सल है, क्योंकि गाइस बेसिकली जब हीट सोर्स से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें तो हीट सोर्स का कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर है जो वो गर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन देखा जा सकता है। उसके बाद गाइज ये चीज है कि थर्मल इन्वर्जन हमारी दो लेयर्स में होता है, एक तो हमने स्ट्रेटोस्फेयर में देखा और दूसरा होता है थर्मोस्फेयर में। लेकिन थर्मोस्फेयर में हमारा थर्मल इन्वर्जन का रीजन कुछ और होता है। Now coming to the mesosphere, that basically extends from 50 to 85 kilometers. Guys हमारी ट्रोपोस्फेयर खत्म हुई थी 14.5 पर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुई 50 पर एंड हमारी मेसोस्फेयर खत्म होती है 85 किलोमीटर्स पर। दिस इज बेसिकली द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट थी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है हमारी मेसोस्फेयर। दिस लेयर इज नोन फॉर इट्स मिनिमम टेम्परेचर। गाइस हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में थी हमारी मैक्सिमम वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद सेकंड फैक्ट हमारे पास ये है कि मेसोस्फेयर में मिनिमम टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। और गाइस इसमें मिनिमम टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इसके लिए हीट सोर्स है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो जैसे जैसे हीट सोर्स से दूर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन गाइस जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो इतना ज्यादा भी नहीं गर्म होता जितना कि हमारा अर्थ का सरफेस होता है, इसीलिए हमारा मेसोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड इसमें भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद हाइट, क्योंकि इसमें हीट सोर्स हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है एंड स्ट्रेटोस्फेयर से दूर जाने पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एंड लास्ट पर आते आते तो मेसोस्फेयर का टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है जितना कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो गाइस हमने देखा था कि जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में भी आ ही गए, तो कुछ वाटर वेपर्स जैसे मर्जी हमारे मेसोस्फेयर में भी आ गए। लेकिन यहाँ पर तो मिनिमम टेम्परेचर था तो वो बेसिकली आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मतलब उनकी फ्रीजिंग हो जाती है एंड ये एक क्लाउड्स बनाते हैं जो कि होते हैं नॉन प्रेसिपिटेटिंग। तो ट्रोपोस्फेयर में प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड से स्ट्रेटोस्फेयर में नॉन प्रेसिपिटेटिंग, एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट है हमारे नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स एंड इन्हें बोला जाता है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स एंड इनका दूसरा नाम है पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स। और हमने स्ट्रेटोस्फेयर में देखे थे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो गाइस ए पहले आता है, ऐसे ही हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पहले आती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में है नैक्रियस एंड मेसोस्फेयर बाद में आती है, ओ भी बाद में आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। तो यहाँ पर वाटर वेपर्स आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में है जो कि हमारे नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स बनाते हैं, जिन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स या फिर पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स बोला जाता है। गाइस ME से आपको कुछ और याद आएगा, मीटियोर्स। हमने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे जब मीटियोर्स हमारे अर्थ के सरफेस में एंटर करते हैं तो वो बेसिकली बर्न होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उनके टेल पर एक फायर होती है एंड इसे ही हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। एंड ये बेसिकली स्टार्ट होता है जलना जब ये हमारे मेसोस्फेयर में एंटर करता है, मतलब द बर्निंग ऑफ द मीटियोर स्टार्ट्स when it enters the mesospheric layer of the atmosphere। तो गाइज हमने देखे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ कमिंग टू द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बेसिकली 85 किलोमीटर से स्टार्ट होती है एंड ये पता नहीं कहाँ तक जाती है, इसलिए इसका बेसिकली एक्सटेंट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। उसके बाद गाइज ये है कि जैसे हमने देखा था कि मेसोस्फेयर में मिनिमम टेम्परेचर है, तो थर्मोस्फेयर में मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर
पाया जाता है। एंड गाइस, हम लोग बेसिकली थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक्सोस्फेयर तो वो लेयर है जो कि बेसिकली बहुत दूर है, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जा सकती। लेकिन आयोनोस्फेयर में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आयंस। आयंस का मतलब पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज्ड एलिमेंट्स। गाइस, हमने देखा था कि कैसे स्ट्रेटोस्फेयर में थर्मल इन्वर्जन हो रही थी यूवी रेडिएशंस के कारण। लेकिन हमारे थर्मोस्फेयर में भी थर्मल इन्वर्जन है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये लेयर हमारे सन के पास है। तो बेसिकली जो आउटर पार्ट है हमारे थर्मोस्फेयर का वो सन के पास है, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसे हम लोग बोल देते हैं थर्मल इन्वर्जन। तो गाइज, हमारे वाटर वेपर्स मीजोस्फेयर तो पहुंच गए थे, वहां पर भी वो जम गए, लेकिन इसके बाद तो वो पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ कमिंग टू द थिंग्स कि गाइज, जब हमारी जो थर्मोस्फेयर है उस पर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे बेसिकली ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन बोला जाता है। तो गाइज, इससे क्या होता है कि जैसे O पॉजिटिव हो जाता है, O नेगेटिव हो जाता है, हमारा N2 पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है आयोनोस्फेयर। क्योंकि बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स को आयन बोलते हैं, इसीलिए इस लेयर को आयोनोस्फेयर बोल देते हैं। तो गाइज, हमने 2 तरह के इफेक्ट देखे हमारे थर्मोस्फेयर में। तो जो हमारे आयंस बने वो यूवी रेडिएशंस के कारण, एंड हमारी जो ओजोन लेयर थी वो भी बन रही थी हमारी यूवी रेडिएशंस के कारण। उसके बाद गाइज ये है कि आयोनोस्फेयर को भी हम लोग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, D, E, F1, F2 एंड G लेयर। तो G लेयर के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कभी तो दिखती है और कभी नहीं दिखती। तो फर्स्ट लेयर है हमारी D लेयर, जिसे बेसिकली डिप्लीशन लेयर बोला जाता है, जो कि हमारी रात को गायब हो जाती है। तो गाइज, बेसिकली इस लेयर का काम क्या है? ऑब्वियसली हर एटमॉस्फेयर की लेयर का कुछ ना कुछ काम है, हमने पहले देखा ही है। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। गाइज, आपने रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में जरूर सुना होगा कि कैसे रेडियो वेव्स का यूज करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। तो ये लेयर नहीं पॉसिबल करती इस चीज को। तो इसमें क्या होता है कि हमारी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जो हाई और मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन करती हैं, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी ई लेयर, जो कि बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है एक्सरे से। स्ट्रेटोस्फेयर ने हमें प्रोटेक्ट किया था यूवी रेडिएशन से, और हमारी ई लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है एक्सरे से। एंड ये बेसिकली हमारी हाई और मीडियम रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट बैक करती है हमारे अर्थ के सरफेस पर, लेकिन इनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती। दैट्स वाई दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन। उसके बाद आती है हमारी एफ लेयर, लेकिन गाइज F1 और जो F2 लेयर है वो बेसिकली एक लेयर ही हम लोग काउंट करते हैं, एंड दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन। गाइज, ये लेयर बेसिकली जो हमारी मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ के सरफेस पर। मतलब अगर एक टावर कोई रेडियो वेव भेजेगा तो वो बेसिकली एफ लेयर से टकराती हुई किसी और टावर के पास पहुंचेगी, जहां पर कि उसे पहुंचना चाहिए सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो एफ लेयर रिस्पॉन्सिबल है हमारी रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए। एंड जी लेयर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ना तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ है, ना ही इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सन के बहुत पास चली जाती है, जिसकी वजह से ये कभी बनती है तो कभी ख़त्म हो जाती है। नाउ कमिंग टू द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गाइज, आपको पता है कि कोल्ड एयर इज हैवियर एज कंपेयर टू द हॉट एयर। गाइज, जैसे कि अगर आप नहाने जाते हैं तो आप पहले बकेट में हमेशा गर्म पानी डालते हैं एंड फिर ठंडा, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है। तो जब हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ वाटर हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग उल्टा करें, पहले ठंडा पानी डालें और ऊपर गर्म, तो ठंडा तो नीचे ही रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हैवियर है, एंड हमारा गर्म पानी ऊपर रह जाएगा क्योंकि वो हल्का है, तो इससे मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो गाइस, ऐसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। होता क्या है कि जो हमारी लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है।
लेकिन ऊपर वाली लेयर्स तो ठंडी है, क्योंकि बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद हाइट। तो होता क्या है कि जब लैंड हमारी गर्म हो जाती है तो हवा ऊपर उठती है एंड ऊपर से कोल्ड विंड नीचे आती है, एंड इससे क्या होती है, वर्टिकल टर्बुलेंस इन दी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद गाइज हम लोग बात करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट। हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर में है 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन मीजोस्फेयर में हमारा कोई भी कांस्टेंट नॉर्मल लैप्स रेट नहीं होता। उसके बाद गाइज ये है कि प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेस जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। 3 चीजें डिक्रीज होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा थी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस के पास होंगे एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस के पास होंगी, जिसकी वजह से प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा हमारे अर्थ के सरफेस पर। एंड गाइज आपको पता ही होगा कि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और गाइज जो हमारी यूवी रेडिएशंस हैं ये ही बनाती हैं हमारी ओजोन लेयर को एंड ये ही उसे खत्म करती हैं, क्योंकि जब यूवी रेडिएशंस हमारे ऑक्सीजन पर पड़ती हैं तो O2 चेंज हो जाता है हमारा O3 में। गाइज उसके बाद ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो खुद बनती है, खुद खत्म होती है, तो इससे बेसिकली एक ओजोन होल बन जाता है एंड इस ओजोन होल से अगर यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंचती हैं तो गाइज इससे बेसिकली क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, स्किन बर्निंग होती है, प्रोड्यूसर्स में क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड इवन दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द आईज एंड इवन इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो गाइज बेसिकली जो डिप्लीशन होती है ओजोन की, मतलब जहां पर हमारी ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होंगी वहां पर यूवी रेडिएशन ज्यादा आ पाएंगी एंड वहां पर ओजोन लेयर की डिप्लीशन ज्यादा होगी। गाइज ओजोन लेयर की डिप्लीशन सबसे ज्यादा होती है हमारे पोल्स पर, क्योंकि वहां पर जो हमारी रेडिएशंस हैं वो बहुत कम पहुंचती हैं, तो वहां पर यूवी रेडिएशंस भी कम पहुंचती हैं, मतलब वहां पर ओजोन लेयर बहुत कम बनती है, बनती भी है तो वो यूवी रेडिएशंस के कारण बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए वहां पर ओजोन होल बन जाता है। नाउ गाइस हमने देखा था कि थर्मल इन्वर्जन होता है 2 लेयर्स में, स्ट्रेटोस्फेयर में एंड थर्मोस्फेयर में। लेकिन गाइस एक टेम्परेरी तरह का थर्मल इन्वर्जन हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी मिलता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि गाइस सर्दियों में क्या होता है कि दिन में जब सन ओवरहेड होता है तो सोलर रेडिएशन हमारा अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण रात को हमारा अर्थ का सरफेस इन्हें बहुत ज्यादा एमिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट उसके ऊपर की हवा भी बहुत ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपर का टेम्परेचर तो वैसा ही रहता है। तो गाइस इससे क्या होगा कि कोल्ड एयर तो हमारी हैवियर थी और जो हमारी हॉट एयर है वो है लाइटर। तो क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो हैवी होने के कारण हमारे अर्थ के सरफेस पर ही रहेगी एंड जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज होता चला जाएगा हमारे ट्रोपोस्फेयर में। तो बेसिकली ये देख सकते हैं हम लोग इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ द विंटर्स, क्योंकि तब हमारे अर्थ का सरफेस बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारी हीट रेडिएशंस को एमिट आउट कर चुका होता है जो कि उसने दिन में एब्जॉर्ब की थी। सो दिस इज बेसिकली द टेम्परेरी थर्मल इन्वर्जन इन द ट्रोपोस्फेयर. So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you.